अभी हम लोग देख रहे थे क्या कि अखिल भारतीय स्वराज्य दल बनाया गया। और अखिल भारतीय स्वराज्य दल का गठन कब किया गया, अखिल भारतीय स्वराज्य दल का क्या उद्देश्य था। और अखिल भारतीय स्वराज्य दल उस समय बनाया गया जब भारत के राजनीति में शून्यता बना हुआ था, और उस शून्यता को आगे बढ़ाया है स्वराज्य दल ने। स्वराज्य दल ने ब्रिटिश प्रांतों के चुनाव में भाग लिया, और भाग लेने के बाद ब्रिटिश संसद में, आप कह सकते हैं केंद्रीय विधानसभा में विजय होने के बाद वहां पर ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार किया गया। चुनाव में विजय प्राप्त किया गया, केंद्रीय विधानसभा में जाकर के ब्रिटिश सरकार की आलोचना किया गया, यह उसका बहिष्कार किया गया। इसी संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं, जब मॉडर्न इंडिया पढ़ा जाता है तो उसमें एक संवैधानिक विकास का टॉपिक है। और संवैधानिक विकास में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। जिसमें देखिएगा 1919 का अधिनियम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यह इसमें एक प्रावधान था। इसमें एक प्रावधान क्या था कि इसके 10 वर्षों के बाद इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी और संवैधानिक सुधार के संबंध में सुझाव दिया जाएगा। ये इसमें इसका मुख्य प्रावधान था। प्रावधान बहुत सारे हैं, लेकिन एक प्रावधान यह भी था। और 1919 के अधिनियम को 1921 में लागू किया गया था। और 1919 का जो अधिनियम है, इसी अधिनियम की समीक्षा जब 10 वर्षों के बाद कहा गया तो 1929 हो रहा था इसकी समीक्षा करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या था इस समय ब्रिटेन में कि 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव था। जैसे भारत में लोकसभा का चुनाव होता, उसी तरह ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव था, निम्न सदन का चुनाव था। और 1900 जो इस समय सरकार थी ब्रिटेन में, वो व्लादिवोस्टॉक की सरकार थी। और व्लादिवोस्टॉक जो थे वो एक कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे। और कंजर्वेटिव पार्टी को ये लगने लगा था क्या कि 1929 में जब ब्रिटेन में चुनाव होगा तो उस चुनाव में उसकी पार्टी हार जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि 1919 में जो प्रावधान था 10 वर्षों के बाद 1929 में, तो 1929 में इसकी समीक्षा करने के लिए बात सोचा गया। इसकी समीक्षा 1927 में नियुक्त कर दिया गया। 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग को नियुक्त कर दिया गया। और इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें से 4 कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे, 2 लेबर पार्टी से संबंधित थे और एक लिबरल पार्टी से संबंधित थे। टोटल इस साइमन आयोग में 7 सदस्य थे और सभी 7 सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। और ब्रिटिश संसद के सदस्य होने के कारण, और ये जो हमारे 1919 की अधिनियम की समीक्षा करना था, और 1919 का जो अधिनियम एक संवैधानिक सुधार अधिनियम है, तो यह भी जो है साइमन आयोग इसके लिए नियुक्ति किया गया। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री व्लादिवोस्टॉक ने साइमन आयोग को नियुक्त कर दिया। और साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। भारत के विषय में संवैधानिक सुधार की बात किया जा रहा है, जबकि भारत के यहाँ पे कोई भी सदस्य नहीं है और सभी अंग्रेज सदस्य थे। अंग्रेज सदस्य थे यानी ब्रिटेन के सदस्य थे, तो इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा गया साइमन आयोग को। और साइमन आयोग जो थे वह खुद ही लिबरल पार्टी से थे। इसमें एक लेबर पार्टी से भी थे, क्लेमेंट एटली। तो साइमन आयोग के 7 सदस्य कौन थे वो हम लोग देखेंगे भी कौन कौन से सदस्य थे। साइमन आयोग जब 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इसकी नियुक्ति की जाएगी और यह आएगा 3 फरवरी 1928 को भारत में। तो साइमन आयोग की नियुक्ति क्यों किया गया, साइमन आयोग जब भारत आया तो क्या सुझाव दिया, साइमन आयोग का क्या इंपॉर्टेंस है। साइमन आयोग जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से काफी प्री में भी एग्जाम में आता है, मेंस में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी के विषय में हम लोग देखते हैं साइमन आयोग। साइमन आयोग का जो अध्यक्ष था सर जॉन साइमन था, और सर जॉन साइमन खुद ही एक लिबरल पार्टी से संबंधित थे। तो इन सभी के विषय में हम लोग देखते हैं साइमन आयोग।
नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को। भारत आया 3 फरवरी 1928 को। और साइमन आयोग के समय, अच्छा, साइमन आयोग की नियुक्ति क्यों किया गया? तो यहां क्यों का जवाब हो जाएगा कि 1919 के अधिनियम, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, 1919 के अधिनियम में एक प्रावधान था कि अधिनियम में एक प्रावधान था कि 10 वर्षों के बाद इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ साथ भारत में संवैधानिक सुधार किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा साइमन आयोग की नियुक्ति क्यों किया गया था। तो क्यों का जवाब आप याद रखिएगा कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, और 1919 का अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता भी है। 1919 का अधिनियम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 1919 के अधिनियम को संवैधानिक सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, इसलिए साइमन आयोग को हम लोग संवैधानिक सुधार भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। अच्छा, जब इसकी नियुक्ति किया गया उस समय ब्रिटेन में स्थिति क्या था? ब्रिटेन की क्या स्थिति थी? ब्रिटेन में स्थिति इस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री व्लादिवोस्टॉक था। और व्लादिवोस्टॉक ने सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बना दिया था 8 नवंबर 1927 को। और 1929 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव था। ब्रिटेन में क्या था? आम चुनाव था। और आप इसको याद रखिएगा कि 1929 में क्या था? ब्रिटेन में आम चुनाव का मतलब क्या? हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव था। हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव था।
इस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे व्लादिवोस्टोक, उनको लग रहा था क्या कि 1929 के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी हार जाएगा। तब उन्होंने विचार बनाया किया कि मैं अपने शासनकाल में ही क्यों नहीं भारत में संवैधानिक सुधार की समीक्षा कर दिया जाए, जो 1919 का अधिनियम आया। तब व्लादिवोस्टोक ने अपने शासनकाल में 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने का निर्णय लिया। 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने का निर्णय लिया और 7 सदस्यीय साइमन आयोग को नियुक्त कर दिया। जिसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। जो लिबरल पार्टी से संबंधित थे। तो आप इसे याद रखिएगा। यह कंसेप्चुअल पार्ट मैंने आपको बता दिए कि साइमन आयोग की नियुक्ति क्यों किया गया, क्यों का मैंने जवाब बता दिया आपको। इसके अलावा साइमन आयोग की जो नियुक्ति किया गया तो उस समय ब्रिटेन में क्या परिस्थितियां थी। ब्रिटेन का जो इस समय प्राइम मिनिस्टर थे व्लादिवोस्टोक और कंजर्वेटिव पार्टी से थे और इसकी समीक्षा 10 वर्षों के बाद होना था 1929 में। लेकिन 1929 में ब्रिटेन में क्या था, हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव था और कंजर्वेटिव पार्टी को लग रहा था क्या कि इस चुनाव में वो पराजित हो जाएगी। तो व्लादिवोस्टोक सोचे क्या कि मैं क्यों नहीं अपने कार्यकाल में ही इसकी समीक्षा करा देते। तब उन्होंने 7 सदस्यों को नियुक्त कर दिया साइमन आयोग, जिसका अध्यक्ष बना दिया सर जॉन साइमन को। और सर जॉन साइमन किस पार्टी से थे, लिबरल पार्टी से थे। 2 लेबर पार्टी के सांसद थे, जिसमें एक सांसद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेमेंट एटली। और वही क्लेमेंट एटली 1945 में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जब देश स्वतंत्र होगा उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, क्लेमेंट एटली। इसके अलावा 4 जो सदस्य थे वह कंजर्वेटिव पार्टी से थे। तो उसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से सदस्य थे और कब भारत में आए, ये भी मैंने बता दिया आपको। फिर भारत आने के बाद यह क्या सुझाव देंगे, भारत में इसका विरोध क्यों होगा, उन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग ने अभी देख रहे थे कि साइमन आयोग में कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं। और ये आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ 7 सदस्य के नाम, और इसे आप याद रख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 7 सदस्य में अध्यक्ष कौन रहेंगे, मैं पार्टी के साथ कहां से चुनाव जीते सभी का मैं मेंशन किया हूं। जैसे सर जॉन साइमन ये लिबरल पार्टी से थे और इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था। लिबरल पार्टी से 1 थे, लेबर पार्टी से 2 थे और कंजर्वेटिव पार्टी से 4 थे। तो आप इसे याद रखिएगा, यहां से 2 सदस्य थे, यहां से 1 सदस्य थे और यहां से 4 सदस्य थे। और यह इसमें से 2 नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो सर जॉन साइमन जो अध्यक्ष रहे वह नाम इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप देखिएगा क्लेमेंट एटली एक नाम और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी से थे और यही आगे चल करके 1945 में ब्रिटेन का लेबर पार्टी के तरफ से ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब 1945 में प्रधानमंत्री का चुनाव का प्रचार होगा तो लेबर पार्टी से चुनाव प्रचार में घोषणा भी करते हैं कि यदि मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनूंगा
तो भारत को जल्दी से जल्दी स्वतंत्र कर देंगे। और इसी के आपको एक घोषणा को जब ये कर रहे थे तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन इस बातों को ध्यान से सुन रहे थे। जब यह प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे 1945 में ब्रिटेन का, तब 1945 में ही सोवियत संघ के राष्ट्रपति क्लेमेंट एटली को बोलेंगे क्या कि आप भारत के विषय में कुछ विचार कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने चुनाव प्रचार में घोषणा की है। तब मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आएगा, और यही कैबिनेट मिशन जो सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है, जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कैबिनेट मिशन के संबंध में। तो आप आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक को, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह साइमन आयोग के संबंध में है। साइमन आयोग के जितने भी सातों सदस्य सभी का नाम मेंशन कर दिए हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। जिसमें पहला नाम मैंने बता दिया सर जॉन साइमन, दूसरा नाम है क्लेमेंट एटली। ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से जरूर एग्जाम में पूछा जाता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो साइमन आयोग का एक सदस्य रहे थे और आगे चल करके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बने थे, और वो कौन व्यक्ति हैं? तो याद रखिएगा क्लेमेंट एटली। इसके अलावा और कौन सदस्य रहे हैं? वर्नोन हार्टशॉर्न रहे हैं। फिर यह आपको है, ये दो जो थे यह लेबर पार्टी से थे, श्रमिक दल से थे। फिर हैरी लेवी लॉसन बनते हैं चौथे सदस्य। पांचवें सदस्य के रूप में एडवर्ड कैडोगन है। छठे सदस्य के रूप में जॉर्ज लेन फॉक्स है, और सातवें सदस्य के रूप में डोनाल्ड हार्वर्ड है। ये सातों सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनकी नियुक्ति तो कर दिया गया 8 नवंबर 1927 को, किसके द्वारा? जो हम चर्चा कर चुके हैं। और ये सातों सदस्य भारत कब आएंगे? 3 फरवरी 1928 को, जो सबसे महत्वपूर्ण है। साइमन आयोग का विरोध क्यों किया गया? साइमन आयोग का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि साइमन आयोग में कोई भी सदस्य भारत का नागरिक नहीं था। 7 सदस्य तो थे, लेकिन सभी सातों सदस्य क्या थे? ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। इसलिए भारत के नागरिकों ने, भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने साइमन आयोग का विरोध किए थे। साइमन आयोग को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं? एक तो साइमन आयोग को संवैधानिक सुधार के नाम से जानते हैं। दूसरा, साइमन आयोग को ही हम लोग श्वेत आयोग के नाम से भी जानते हैं। साइमन आयोग को संवैधानिक सुधार के नाम से जानते हैं। इसे श्वेत आयोग के नाम से भी जानते हैं। श्वेत आयोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो आप इसे जरूर लिखें। आप पेन कॉपी ले लें और बैठ करके इसे जरूर लिख लिया करें। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लें, इसके अलावा इसे आप नोट कर लें। क्यों? क्योंकि ऐसे भी डाटा जल्दी मिलता नहीं। किसी किताब, कोई भी किताब आप पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया का सबसे बेस्ट बुक कौन सा है? सिविल में लोग क्या पढ़ते हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बेस्ट बुक माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण बिपिन चंद्रा का बुक माना गया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी है, बिफोर इंडिपेंडेंस भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 1857 की क्रांति से लेकर के अब जब भी पढ़ेंगे 1947 तक, तो बिपिन चंद्रा सबसे बेस्ट है। आप उसका 12th क्लास का एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं या तो बुक भी पढ़ सकते हैं, तो उसमें भी ये पूरा नाम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं इसे आप नोट कर लें, और नोट कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट है। तो स्क्रीनशॉट आप इसे ले लें, फिर इसके विषय में आगे चर्चा करते हैं।
तो आप इसे याद रखिएगा। ये साइमन आयोग को संवैधानिक सुधार आयोग के नाम से जानते हैं। अब संवैधानिक सुधार जो साइमन आयोग है, तो साइमन आयोग भारत आया। अब इसका विरोध क्यों किया गया? साइमन आयोग का विरोध क्यों किया गया? अब इसका विरोध करने का कारण क्या है? मैं बोला क्या है कि भारत के विषय में संवैधानिक सुधार हो रहा है और भारत का एक भी नागरिक साइमन आयोग में नहीं है। सभी सदस्य साइमन आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। भारत के विषय में संवैधानिक सुधार किया जा रहा है। संवैधानिक सुधार भारत के विषय में संवैधानिक सुधार किया जा रहा है और एक भी इस आयोग में भारत के सदस्य नहीं थे। इसलिए भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने नारा दिया कि गो बैक साइमन। और सदस्यों को काला झंडा दिखाया गया। सदस्यों का विरोध करते हुए काला झंडा दिखाया गया। तो आप याद रखिएगा, गो बैक साइमन का नारा दिया गया। अच्छा, साइमन आयोग के अब सभी सदस्य कब आएंगे भारत? 3 फरवरी 1928 को।
3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन आयोग के सभी सदस्य साइमन आयोग के सभी सदस्य बंबई भारत आया था। तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में बंबई महाराष्ट्र से तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में साइमन आयोग का विरोध किया गया। आयोग का विरोध किया गया। साइमन आयोग भारत के जिस क्षेत्र में भी गया, साइमन आयोग भारत के जिस क्षेत्र में गया, जिस नगर या क्षेत्र में गया, नगर या क्षेत्र में गया, राष्ट्रीय नेताओं ने इसका विरोध किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखिए क्या कि बंबई में आया और बंबई में विरोध सबसे पहले तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में हुआ। फिर इसके बाद यह लखनऊ और इलाहाबाद आएंगे, तो यह लखनऊ और इलाहाबाद में भी इसका विरोध होगा। फिर यह बिहार जाएंगे, बिहार में भी इसका विरोध होगा। फिर यह दक्षिण भारत जाएंगे, चेन्नई, मद्रास, वहां भी इसका विरोध होगा। और लाहौर में तो विरोध का सीमा ही पार हो गया। जब विरोध किया गया तो लाहौर के कमिश्नर सेंडर ने राष्ट्रीय नेताओं पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए और उसी घायल के कारण 1 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जो है साइमन आयोग भारत के जिस जिस क्षेत्र में गया और जिस राष्ट्रीय नेता ने विरोध किया है, उस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। जब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बंबई में हम लोगों ने देखिए, बंबई के बाद जो है यह लखनऊ जाएंगे, लखनऊ और इलाहाबाद। लखनऊ और इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में साइमन आयोग का विरोध किया जाएगा। जेल नेहरू एवं गोविंद वल्लभ पंत
के नेतृत्व में साइमन आयोग का विरोध किया जाएगा। आयोग का विरोध किया जाएगा। और इसी विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। ब्रिटिश सरकार ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। जिसमें जे.एल. नेहरू घायल हो गए थे। तो आप इसमें याद रखिएगा, बंबई में इसका विरोध करेंगे तेज बहादुर सप्रू। जब ये लखनऊ और इलाहाबाद में आएगा तो यहाँ इसका विरोध करेंगे जे.एल. नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप ये दोनों नाम याद रखेंगे कि ये विरोध के संदर्भ में कौन कौन सा कहाँ किया जा रहा है। तो हम लोगों ने अभी दूसरा सेंटर देखे। तीसरा सेंटर जो है पटना बिहार। पटना बिहार जब साइमन आयोग के सदस्य पटना बिहार गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में साइमन आयोग का विरोध किया गया। जब साइमन आयोग के सदस्य पटना बिहार गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया था। चौथा सेंटर मद्रास दक्षिण भारत। जब साइमन आयोग के सदस्य मद्रास दक्षिण भारत गया था तो राष्ट्रीय नेता टी प्रकाशन
के नेतृत्व में विरोध किया गया था। नेक्स्ट सेंटर लाहौर, जब साइमन आयोग के सदस्य लाहौर गए थे तो गरम दल के महत्वपूर्ण नेता लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया गया। तब लाहौर के कमिश्नर सैंडर ने विद्रोहियों पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए और कुछ दिनों के बाद 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय पर जब लाठीचार्ज किया गया था तो यहाँ एक स्टेटमेंट देते हैं जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने कहे थे क्या कि ब्रिटिश सरकार ने जो मुझ पर लाठी चलाया है वह ब्रिटेन के लिए एक दिन ताबूत का कील साबित होगा। और ताबूत का कील कहने का मतलब था कि वह ब्रिटिश शासन एक दिन समाप्त होगा। तो इसीलिए कहा जाता है, हमेशा स्टेटमेंट पूछा जाता है कि ताबूत के कील के संबंध में किसका स्टेटमेंट है, तो यह लाला लाजपत राय का है। जब लाहौर में लाठीचार्ज किया जा रहा था साइमन आयोग के विरोध करने पर, तो उसी में इन्होंने यह स्टेटमेंट दिए थे लाला लाजपत राय। आप इसे याद रखेंगे, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट था जहां जहां विरोध किया गया, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे, अब साइमन आयोग ने भारत के सभी क्षेत्रों को यात्रा कर लिया। अब यह साइमन आयोग अपना सुझाव प्रस्तुत करेगा। वह सुझाव क्या क्या दिया था, तो 2 या 3 सुझाव बहुत ही इंपॉर्टेंट था। साइमन आयोग ने बोला क्या कि भारत में एक संघ बनेगा। और संघ कैसे बनेगा, तो ब्रिटिश प्रांत को और देशी रियासतों को मिलाकर बनाया जाएगा। फिर उसने बोला क्या कि भारत में एक लचीला संविधान का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा उसने बोला क्या कि गवर्नर जनरल को, जो भारत के गवर्नर जनरल हैं और जो ब्रिटिश प्रांत के गवर्नर रहेंगे, उनको खास करके विशेष शक्तियां दिया जाएगा। और इसके अलावा उसने बोला क्या कि एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित किया जाएगा।
इसका 4 सुझाव है जो सबसे इंपॉर्टेंट है साइमन आयोग का। ये आईएएस के मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जीएस के लेवल पर। तो यह किसी भी मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि क्या क्या सुझाव दिया, ये चारों पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट इसे जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग सुझाव पर लिखते हैं इसको। तो अब हम लोग इसको देखते हैं क्या कि इसमें क्या सुझाव दिया गया साइमन आयोग के द्वारा। साइमन आयोग का महत्वपूर्ण सुझाव। जो सबसे पहला सुझाव दिया गया, बोला गया क्या कि एक संघ बनेगा। सुझाव में सबसे पहला पॉइंट क्या बताया गया कि एक संघ बनेगा, एक यूनियन बनेगा। और यूनियन में कौन कौन शामिल होगा? ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत शामिल किया जाएगा। भारत में एक संघ का गठन किया जाएगा। जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासत को शामिल करके बनाया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासत शामिल होगा। जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत शामिल होगा, पहला। दूसरा, भारत में एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू किया जाएगा। उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू किया जाएगा। तीसरा, वायसराय को और ब्रिटिश प्रांत के गवर्नर को भारत के वायसराय एवं ब्रिटिश प्रांतों के
गवर्नर को विशेष शक्ति दिया जाएगा। भारत में एक लचीला संविधान बनाया जाएगा। में एक लचीला संविधान बनाया जाएगा। तो यह साइमन आयोग का सुझाव था। साइमन आयोग में जितने भी पॉइंट था, साइमन आयोग की नियुक्ति क्यों किया गया, इसका हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया। साइमन आयोग का विरोध क्यों किया गया। साइमन आयोग भारत में जहां जहां गया, अलग अलग राष्ट्रीय नेताओं ने इसका विरोध किया है, जो एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है और आया हुआ भी है। इससे दक्षिण भारत का क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके अलावा जब आप पढ़ेंगे तो यह इसका सुझाव है कि साइमन आयोग ने क्या सुझाव दिया। साइमन आयोग के सुझाव को भारत में आगे चल करके संघ वगैरह जो है ये सभी तो लागू किया जाएगा। जब बताएं आपको 1935 का अधिनियम आएगा तो इसमें कमिश्नरी भी शामिल हो जाएगा, अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। एक संविधान बनाने की बात इसने किया था। इन सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे। साइमन आयोग जो हम लोगों ने अभी देखे, एक तो हम लोगों ने पहला जो पॉइंट देखे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वराज दल, ये अखिल भारतीय स्वराज दल। और अभी हम लोगों ने देखे साइमन आयोग। साइमन आयोग का विरोध, साइमन आयोग में 7 सदस्य थे। साइमन आयोग के विरोध के कारण ही किस राष्ट्रीय नेता की मृत्यु हुई थी, तो आप याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। सैंडर्स कमिश्नर था, उसने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था। तो आप सभी पॉइंट आप इसमें याद रख सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडिया का जो भी टॉपिक है आप उसे देखने के साथ साथ पेन और कॉपी लेकर के लिखा भी करें, क्योंकि मेन पॉइंट में वह सभी डिस्कस कर रहा हूं जो आपको है। और इस तरह के सभी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं लास्ट ईयर का जो भी है। और सिविल में जो टॉपिक है, जैसे मान लीजिए स्वराज्य पार्टी का मेंस में क्वेश्चन है तो वह मेंस में भी आप देख सकते हैं। साइमन आयोग का या मेंस का जो पॉइंट आएगा आप इसको लिख भी सकते हैं। सभी सदस्य आपको याद ना भी हो तो कम से कम 2 सदस्य जब याद रखिए। सर जॉन साइमन या लिबरल पार्टी से थे और क्लेमेंट एटली ये लेबर पार्टी से थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था साइमन आयोग के संबंध में हम लोगों ने पढ़े। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मॉडर्न इंडिया का है। अगला जो हम लोग देखेंगे वो आपको नेहरू रिपोर्ट देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट के बाद आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें 1930 में दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे। वो एक एक टॉपिक करके हम लोग देखते जाएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।